नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस बनी होती है। लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी होती है, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और तह तक जाने की कोशिश करते हैं और असल खबर को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हुई है भावना शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करना चाहूंगी, एक बड़ी खबर है, मुझे ऐसा लगता है कि 36 घंटे में भावना जी 4 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। मुरैना, गुना, ग्वालियर, खंडवा, चारों बच्चियां, उनकी उम्र 3 से 11 साल के बीच थी। लेकिन फिर भी अभी जो सरकार है वो दुष्कर्मियों को पैरोल पर छोड़ने की तैयारी कर रही है। कैसे देखती हैं आप? ये बहुत ही दुखद और त्रासदीपूर्ण बात है कि इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उसका अपोज भी हुआ है। कुछ समय पहले कोरोना का हवाला देकर ये कोशिश की गई थी कि पैरोल पर छोड़ दिया जाए, लेकिन इससे ज्यादा दुखद बात कुछ और हो नहीं सकती है। हम एक तरफ तो बेटी बचाओ की बात करते हैं, लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, बेटियों की पूजन करते हैं, उनके पैरों को चरणों को धोते हैं और उसके बाद में अपने कार्यक्रमों को शुरू करते हैं। लेकिन इस तादाद में और इतनी तेजी से महिलाओं के प्रति और खास करके बच्चियों के प्रति जो दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, इससे सिर्फ ये न सिर्फ हमारी कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, बल्कि समाज की सोच पर भी कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे महिलाओं को सिर्फ एक उन्होंने टूल की तरह इस्तेमाल किया है। किसी को जमीन के लिए दुश्मनी थी, किसी को पैसे को लेकर मामला था, या कहीं बदला लेना था, या फिर आप कहें कि हवस का शिकार बनाने वाली जो बात थी। तो यहाँ ये इसका पूरी तरह से पुरजोर अपोज होना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो ट्रायल होते हैं या कोर्ट का प्रोसीजर होता है, जिसके लिए कई बार भी बातें उठी है, बहुत लंबा होता है, पेचीदा भरा होता है। कुछ मामलों में फास्ट ट्रैक के तहत डिसीजन लिए गए हैं जो लिए भी जाना चाहिए, लेकिन ये तो बात हुई कि जब हो जाता है जुल्म उसके बाद की बात है। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि खौफ नहीं है अपराधियों में। और जितना ज्यादा अवेयरनेस, जागरूकता हम लाते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इस तरह की घटनाएं का अंजाम दे रहे हैं, क्यों डर जा चुका है अपराधियों के मन से, और कुछ समय बाद हम देखते हैं उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। ये उससे ज्यादा दुखद बात है। बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से नोटिस भेजकर ये पूछा भी है कि राज्य सरकार ने दुष्कर्म के दोषियों को आखिर पैरोल पर क्यों छोड़ा? जी, ये सही बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था है वो वैसी सुचारू रूप से नहीं चल रही है जैसे चलना चाहिए। अपराधियों में खौफ नहीं है। यदि अपराधियों को सहूलियतें दी जाती हैं, पैरोल क्या है, एक किसी को अच्छे आचरण के बाद में एक रिलीफ दिया जाता है कि भाई आप अपने घर परिवार के साथ जाके रह सके। लेकिन हाई कोर्ट ने जो पूछा है कि जो बड़े दुष्कर्म के आरोपी हैं उनको आपने पैरोल पे क्यों छोड़ा और इस ढंग की कार्यवाहियां क्यों हो रही हैं, इसके लिए सरकार को जवाबदेही है पूर्णतः, और उन्हें इस मामले में काफी सतर्कता बरतनी चाहिए। क्योंकि जो मामले होते हैं दिन पर दिन मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनके कारण की पूरा जनमानस हिल जाता है। और आज जो घटनाएं घटी हैं, जो घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जो जनमानस के पास समक्ष आई हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। तो मध्य प्रदेश सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है इसके लिए कि यदि वो किसी भी प्रकार की लापरवाही करती है वो पूर्णतः दोषी होगी। निश्चित ही। भावना जी, यहाँ पर दुष्कर्म की हम बात कर रहे थे। एक रीवा का मामला है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक ने युवती को जिंदा जला दिया। आखिर ये जो मानसिकता है वो किस ओर जा रही है? हम बात करते हैं समाज में बदलाव की, अच्छे बदलाव की, और ये मुद्दे हमेशा से गंभीर रहे। और ये ऐसी घटनाएं हैं कि आप अगर कार्रवाई, पहले तो कोई सख्त कार्रवाई होती नहीं है, और कार्रवाई होती भी है उसके बावजूद भी ये मामले थमने का नाम नहीं लेते। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आपने जैसे कि कहा कि कार्रवाई होने के बावजूद भी ये काम हो रहे हैं, और कार्रवाई भी बहुत लेट होती है। कई मामलों में हमने देखा है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, और उससे ज्यादा बड़ी बात ये हो जाती है कि जो आरोपी रहते हैं, या और भी कुछ चीज, जैसे हाथरस का भी मामला आया था,
तो जाकर अंतिम संस्कार तक कर दिया गया था मुस्तैदी से। उसके बाद में अगर इतना विरोध नहीं होता, जनता का विरोध नहीं होता, अपोजिशन का नहीं होता, तो शायद ये मामला समाज के सामने आता भी नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ये वाली चीज भी बहुत जरूरी है कानून की दृष्टि से, कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने में क्यों डिले होता है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, मुझे एक शुरू से जो बात लगती आई है कि हम जब देखते हैं ऐसे मामले होते हैं तो प्रोसिक्यूशन के मामले में जाकर पुलिस भी कमजोर पड़ जाती है। मामले दर्ज भी हो जाते हैं, कोर्ट में चले भी जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर क्यों कमजोर पड़ती है, इस बात को भी सब लोगों को यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे विधि वेत्ता है या एग्जीक्यूशन का जिनके पास में पावर है, उन्हें इस बारे में काम करना चाहिए। तो ये मामले उसी समय उस पे कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है जब विरोध बहुत तेज हो जाता है, लोगों को सड़कों पर आ जाना पड़ता है। हम बात करते हैं, कभी निर्भया की बात करते हैं, कभी आप रीवा के ये वाले मामले हैं, या इसके अलावा भी और देखेंगे, हाथरस का ये मामला होता जा रहा है यहाँ पे। उसके बावजूद एक निर्भया की बात लगा था कि क्या इस तरह की चीजों पे लगाम आएगा। हैदराबाद में जैसे इनकाउंटर में जिन्होंने बलात्कारियों को वहां पे इनकाउंटर करके मार दिया गया था, जनता ने उसका समर्थन किया था। देखा जाए कानूनी दृष्टि से ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये उस समाज में उस रोष का सबसे बड़ा द्योतक है कि किस हद तक गुस्सा भरा हुआ है यहाँ पर। और सामाजिक मानसिकता तो बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक समाज नहीं बदलेगा ये भी मुमकिन नहीं है कि हर घर के आगे एक पुलिस का सिपाही खड़ा हो। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा जो मानसिकता है, समाज किस ओर जा रहा है, उस ओर भी सोचने की बहुत जरूरत है। निश्चित ही, और सख्त कानून और जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए ऐसे मामलों पर, मामले दर्ज हो जाए। कई मामले तो ऐसे होते हैं जो संज्ञान में भी नहीं आते, वहीं कहीं दबा दिए जाते हैं, लड़कियों का, युवतियों का मुंह बंद कर दिया जाता है, और इसी पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और अब जो बात हो रही है दुष्कर्मियों को पैरोल पर छोड़ने की, तो उस पर भी एक बार सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, देखते आगे क्या होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो भी कानून से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट हैरान है और सरकार को नोटिस देकर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए जिस कानून को 6 साल पहले हटा दिया गया था, उसी में हजारों मामले अभी तक दर्ज हो रहे हैं। अजय जी। ये जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का मामला है वो काफी हद तक एक विवादास्पद भी है, और कुछ लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, आतंकवादी हो, सरकार ने ये कानून इसलिए लेकर आई थी, लेकिन इस का जो है अखबारों की स्वतंत्रता से, मीडिया की स्वतंत्रता से कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शब्द है, उसका सबसे अधिक दुरुपयोग यदि किसी ने किया है तो आतंकी संगठनों ने किया है, कट्टरवादी संगठनों ने किया है, जिनकी सोच निहायत जो है देश के खिलाफ रहती है। और जब उन पर कोई कार्रवाई होती है, चाहे वो अर्बन नक्सलाइट हो, इस ढंग की जो बातें करते हैं वो होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, ये कानून है, हमें वाणी की स्वतंत्रता है, लेकिन जो कर्म की है, कर्म नियंत्रण रहना चाहिए। लेकिन वाणी की स्वतंत्रता जो है वो एक ढंग से लोग उसको ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका दुरुपयोग हुआ है। इसके कारण अब सरकार के ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। निश्चित। भावना जी। अजय जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि ये सारी चीजें जिस हिसाब से दुरुपयोग किया जा रहा था, उसमें हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं। और साथ में अगर हम दूसरे विश्व की भी अगर बात करते हैं तो कई जगह पर होता है, जैसे कि चाइना में, वहां पे तो मीडिया पर ही सेंसरशिप लागू है, सरकारी मीडिया ही काम करता है। और हम अगर बात करें भारत जैसे देश की, जहां पर वैसे ही हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कई ऐसी चीजें दे रखी है, मुहैया कराई हुई है, जहां पे बेखौफ व्यक्ति आगे आ सकता है, अपने विचारों को सामने ला सकता है। लेकिन अभी कुछ मामलों में, पिछले कुछ सालों में ये देखना पड़ा है कि सरकार की जो बुनियादी काम है और जो कि उन्हें नैसर्गिक रूप से करना ही है, उस पर भी कोर्ट को आदेश देने पड़ते हैं। जैसे इसके पहले वाली खबर में हमने बात की थी कि पैरोल तक छोड़ने की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर कोर्ट को यहाँ पे इस मामले में सरकार को डायरेक्शन देना पड़ा। तो ये वाली बात आती है कि क्या इस देश को सिर्फ कोर्ट ही चला रहा है? हमने चुनी हुई सरकार बनाई है, सरकार को अपने विवेक के साथ में और जितनी व्यवहारिक गतिविधियां होती है, जो डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं, उसके अनुसार उन नियमों को बनाना और उन्हें लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है।
लेकिन हर छोटी बात पे कोर्ट का हमें दरवाजा खटखटाना पड़ता है, कोर्ट डायरेक्शन देती है। यहाँ तक कि कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सरकार ने जो एक नियम बनाया है, अगर हम बात कर लेते हैं भले ही विषय से हट के हो, कि कोरोना में मुआवजे की जो बात आती है, बिल्कुल। सरकार ने खुद नोटिफिकेशन जारी किया था इसके लिए। उसके बाद में आपदा आई, लोग भरे, लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम क्या सिर्फ कोर्ट ही सरकार पर निर्भर हो गए हैं देश को चलाने के लिए, समाज को, प्रदेश को चलाने के लिए? निश्चित ही बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर भावना जी आपने कहा है। अजय श्रीवास्तव जी से मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि आखिर सरकार फिर क्या कर रही है? क्या आपके पास तमाम व्यवस्था नहीं है, आपके पास तैयारियां नहीं है, आपके पास सिस्टम ठीक से नहीं चला पा रहे हैं आप? जी, एक्चुअली जो समाज की बात है, थोड़ा डिस्टर्ब। जी, हेलो जी अजय जी बताएं। जी, हाँ, जो समाज की जो बात है, हेलो 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 जी आपकी आवाज आ रही है। जी, हाँ जी जी आप प्रश्न फिर से दोहराएंगे आप? जी मैं यही पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से भावना जी ने वह भी कहा कि हर मामले में कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार को चेताना पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, सही डायरेक्शन सरकार को देने पड़ते हैं। तो सरकार के पास क्या व्यवस्था नहीं है कानून को ठीक से चला पाए? आपके पास सिस्टम नहीं है? नहीं, होता यह है कि पिछले कुछ समय से जो सरकार है और कोर्ट है, तो कोर्ट भी जो है कई मामलों में प्रशासन चलाना चाहता है। देखिए क्या होता है कि जो होता है, जब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो वो न्यायालय जाता है। बिल्कुल। जो न्यायालय से आदेश आते हैं उनके अनुरूप कार्य होता है। तो जो कई मामलों में सरकार को जाना पड़ा है, कोर्ट में जाना पड़ा है, उनसे गाइडलाइन लेनी पड़ी है। और लॉ एंड ऑर्डर के ये मामले जो आते हैं उसमें अक्सर ये होता है कि जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता वो सारे के सारे कोर्ट पहुंच जाते हैं। और कोर्ट जो है वो कई महत्वपूर्ण मामलों में तो चुप रहती है, लेकिन जिन मामलों में उसको दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए वहां पे भी दिशा निर्देश मिल जाते हैं। चाहे वो दही हांडी का मामला हो तो वहां पर ऊंचाई का मामला तो आ जाता है, लेकिन जो और दूसरे मामले हैं जो कई वर्षों से लंबित हैं उन पर कोर्ट डिसीजन नहीं देती है। तो कोर्ट को भी एक कार्य प्रणाली जो है उसमें भी एक सुधार आना चाहिए। हर मामले को हर ढंग से प्रशासन जो है कोर्ट के रास्ते से नहीं देखना चाहिए। सरकार को जब जनता ने चुना है, भावना जी ने सही कहा था कि जब सरकार को जनता ने चुना है तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहां पर ये जो व्यवस्था है वो सरकार को चलाना चाहिए। उसके जो मातहत हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्रिमंडल हैं, उन पर ठीक से कड़ा कंट्रोल लागू करना चाहिए। और जैसे कोरोना है, कोरोना के टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर था, मेंटेन हुआ उसके लिए। तो ऐसे ही कई जो मामले हैं कानून की व्यवस्था के, वो सरकार को सुचारू रूप से करना चाहिए कि बार बार उसे कोर्ट न जाना पड़े और कोर्ट का समय उसमें खराब ना हो, क्योंकि कोर्ट तो पहले से ही इतने अधिक केसों में व्यस्त है कि उसके पास तो काफी लंबे समय से मामले पड़े हुए हैं। तो जो कोर्ट का जो दखल है वो कम से कम हो और प्रशासन जो है वो इतने सुचारू रूप से है कि यदि अधिकारी और सरकार अपने दायित्व को ठीक से निभाए तो ठीक ढंग से कानून व्यवस्था चल सकती है। निश्चित ही हमने शुरू से ही देखा है कि प्रशासन जो कानून को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ रहा है। किसी भी मामले की बात करें, कोई कार्रवाई नहीं होती है, सख्त कानून तो है लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उसको दखल देना ही पड़ता है। खैर देखते हैं ये व्यवस्था कहाँ तक जाती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उम्मीद है कि कल मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। भावना जी आपके पास आना चाहूंगी। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कल बैठक भी ली है और ये भी उम्मीद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है, रेल विभाग उन्हें मिल सकता है। काफी समय से इसका इंतजार भी था, क्योंकि जब से ये नया सरकार बनी है मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। हालांकि देखा जाए तो एक तरह की ये रेगुलर एक्सरसाइज है। गठन होता है, फिर उसके बाद में विस्तार होते जाते हैं, कुछ सीटें छोड़ भी दी जाती है। जैसे कि अभी 28 अभी खाली है यहाँ पर, लेकिन 22 पर किया जाएगा। इसके साथ में ही जो अभी मंत्री हैं
सीटिंग है उनके उसमें भी बदलाव करने की संभावना है। और निश्चित तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि जब भी हम कोई भी पार्टी किसी बड़े नेता को अपने दल में शामिल करती है या वो दल में आते हैं, जो भी कारण रहता होगा, उसके बाद में उनको खपाया जाता है, ये सब बातें पहले से ही तय हो जाती हैं। बिल्कुल। चाहे वो सीएम पद की बात हो या केंद्र में स्थान देने की बात हो। सीएम पद इसलिए आसानी से नहीं मिल सकता है क्योंकि जो पार्टी उसके कार्यकर्ता या उसके जो नेता किसी प्रदेश विशेष में पूरे समय से काम कर रहे हैं, जिनका चेहरा दिखा के चुनाव लड़े हैं, तो प्राथमिकता स्वाभाविक सी बात है उनको दी जाती है। कैबिनेट में स्थान को लेके जरूर हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी से आए हैं नेता, उनके समर्थकों को कैबिनेट में स्थान दे दिया जाए। ऐसे में जो प्रमुख व्यक्ति हैं, यानी कि जिन्होंने एक दल से छोड़कर दूसरे दल में जो आए हुए हैं, पार्टी बदली है, उनको केंद्र में जगह दिए जाना, तो ये आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर से ये है। और रेलवे की बहुत कुछ संभावना इसलिए भी रही है कि उनके जो पिता रहे माधवराव सिंधिया जी, उन्होंने रेलवे का विभाग कई समय तक संभाला है, उनको केंद्रीय मंत्री वहां पे बनाया गया था। तो ये बातें इसमें बिल्कुल कोई दो मत नहीं है। और ये वाली साठगांठ पहले से ही हो जाती है, तय रहती है। उसके बाद में देश में और भी कई ऐसे प्रदेश है जहाँ पे चुनाव होना है, खास करके अगर सबकी नजरें है तो यूपी पर। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वही बात हो जाती है, सभी को साधने की कोशिश की जाएगी। और जहाँ पे चुनाव होने हैं या जहाँ पर अगर सिंधिया की हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश की सरकार में उनके मंत्री है 22 के करीब, तो जो एक बड़ी तादाद में है, तो उस हिसाब से उनको नाराज नहीं किया जा सकता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। निश्चित ही हमारे पास समय की कमी है। अजय जी, इसी पर आपसे जल्द से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार था बहुत समय से प्रतीक्षित था। जैसे मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, बिहार से आपका सुशील कुमार मोदी हैं, और असम से जो है हेमानंद बिस्वाल है, जिनको कि मुख्यमंत्री पद से वहां से हटाकर हेमंत बिस्वा को वहां पर किया गया है। और कई राज्य हैं, बंगाल में भी कुछ अच्छे बड़े नेता हैं जिनको वहां प्रतिनिधित्व दिया जाना है। और मध्य प्रदेश से एक दो व्यक्तियों के नाम और आ सकते हैं। और लगभग 6 राज्यों में जो है राज्यपाल उनको नियुक्त करने हैं। तो इस मंत्रिमंडल के संतुलन के बाद में जो होगा वो 6 राज्यपालों के चयन के ऊपर भी रहेगा। तो वो 6 राज्यपालों का चयन प्लस मंत्रिमंडल का जो एक विस्तार है, कुछ विभाग जो है वो परिवर्तित भी किए जा सकते हैं। कुल मिला के मोदी मंत्रिमंडल जो है उसके एक नया होगा जो कि कार्य में समीक्षा भी की जाएगी। और उसके बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो बहुत दिन से प्रतीक्षित था अब होने जा रहा है। मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी और आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हम आपको सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से दिखाएंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्होंने संबोधित कर रहे हैं, उनकी तारीफ की और ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ही मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। जो सपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे थे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। इस पर जरूर मैं आप दोनों से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सबसे पहले भावना जी। देखिए, शुरू से इसी आइडियोलॉजी को लेकर बीजेपी चली है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो या दीनदयाल उपाध्याय जी की बात है यहाँ पर। और यहाँ पे ये वाला तो उनके साथ में शाश्वत रूप से चलता आ रहा है। ये दोनों विचारधाराएं ऐसी रही है। और उसके बाद में सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि चुनाव है, तो चुनाव यूपी में होने की वजह से भी अपनी बेसिक आइडियोलॉजी की ओर वापस पार्टी जो आई है, जो उनके लिए हमेशा से मुख्य बात रही है, उसको ही वो आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, चुनाव की जो तेज हो चुकी है, हलचल मची हुई है, 6 महीने ही बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है काफी डिस्टर्ब प्रदेश था। मतलब माफियाओं का राज था वहाँ पर, गुंडागर्दी थी और था। लेकिन पिछले 5 सालों से जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, जैसे अखिलेश यादव के समय 42 सांप्रदायिक दंगे हुए और योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 साल के कार्यकाल में एक ही सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जो वहाँ के माफिया थे जिन्होंने की अरबों करोड़ों की संपदा बना ली थी, लोगों को डरा धमका के एक उनका पैरेलल जो प्रशासन चलता था,
उसे योगी आदित्यनाथ जी ने समाप्त किया है। तो जो यूपी की जनता है वो सुरक्षा की व्यवस्था से, कानून की व्यवस्था से बहुत अधिक खुश है। और दूसरी तरफ जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो कि विकास में सबसे बड़ी बाधक थी, उसके लिए उन्होंने दूर किया है। तो इसके कारण योगी आदित्यनाथ जी का कोई भी किसी भी पार्टी में कोई भी सानी नहीं है। आज हर जगह हर बात जो होती है, जनता में जो बात होती है कि हर राज्य जो है अपने राज्य में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहता है। तो जो 6 माह बचे हैं वो कोई भी बात हो, लेकिन जो आदित्यनाथ जी ने जो एक इम्प्रेशन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को किया है, जो विकास की नई ऊंचाइयां उन्होंने छुई, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो वहाँ उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उनको हम लेके ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि वहाँ जो लोकप्रियता है उसमें योगी आदित्यनाथ जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। निश्चित ही 6 महीने बाद चुनाव होंगे, मतदान होगा और जो रिजल्ट आएंगे उससे ये तो साबित हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितना पसंद किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की जो अखबारों की हेडलाइंस बनी हुई थी, और हेडलाइंस पे हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा करते हैं। और अब सीधे लिए चलते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की।